पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी जो था वो अपने दोस्तों के साथ तियानयुआन सेक्ट के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ बनाने के बाद पहली बार के अंदर ही ये चैन नाम के बंदे से ना उसका पंगा हो जाता है, क्योंकि ये चैन युनफी से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसको सीक्रेट रैम के अंदर जाने की परमिशन मिली थी, जबकि ये चैन को वो परमिशन नहीं मिली होती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था युनफी से। तो वो युनफी से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन युनफी अपनी पावर का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। इस वजह से ये चैन अभी के लिए तो वहां से साइड हो जाता है, क्योंकि बाकी वहां पर डिसाइपल वगैरह आ चुके थे उसको रोकने के लिए, लेकिन वो अपनी दुश्मनी खत्म नहीं करता। वो कहकर जाता है युनफी से कि युनफी तू बचकर रहना, मैं वापस आऊंगा तेरे पास और तेरी वाट लगा कर ही रहूंगा। जितने दिन बचे हैं उतना सुकून से अपने दिन गुजार ले। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनफी को मेटल पीक के अंदर डाला गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना युनफी का मैटर शुरू हो गया होता है तियानयू और यिंगजिंग से। ये तीनों की तीनों आपस में फाइट करने लग गए थे, लेकिन उनकी फाइट हो पाती उससे पहले ही मास्टर ने यहाँ पर आकर उन दोनों को रोक लिया था और वो युनफी को यहाँ पर साइड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों अंधाधुन युनफी के ऊपर अटैक कर रहे थे। ऊपर से वो अभी पहली बार तो इस मेटल पीक के अंदर आया हुआ है और आज ही उसका मैटर हो गया। इसको रोकने के लिए मास्टर यहाँ पर पहुंच चुके थे। जब वो नजारा देखते हैं ना कि इस फाइट की वजह से पूरे के पूरे कई सारे घर वगैरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आधा से ज्यादा पीक जो है वो बर्बाद हो गया, तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो कहते कि तुम तीनों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मास्टर जो थे ना उनका नाम था डूजी और ये मेटल पीक के ना एल्डर है। तो डूजी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थे। बोले तुम लोग ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, अब मैं कैसे इस पीक को चलाऊंगा। लेकिन तियानयू को ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो युनफी से अभी भी धमकाते हुए उसको कह रहा था कि युनफी मुझसे बचकर रहना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तक कि मैं हारा नहीं हूँ। यिंगिंग भी कहने लग जाती है कि मैंने भी अभी तक के अपनी फाइट को कंप्लीट नहीं किया है। मजा तो बस आना शुरू ही हुआ था कि तभी यहाँ पर डूजी ने आकर फाइट रुकवा दी हमारी। डूजी उनकी ऐसी बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते कि तुम बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ पर आया तुम लोगों को रोकने के लिए और तुम मेरे सामने एक दूसरे को धमकी दे रहे हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, अच्छी खासी पनिशमेंट देने वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा उठाते हैं, क्योंकि वो मेटल पीक के मास्टर है, और दोनों के सर पे मारकर उनको वहीं पर बेहोश कर देते हैं कि बस बहुत हो गया, खत्म करो अब ये सारे के सारे पंगे, वरना अब यहाँ पर तुम अब शांत नहीं हुए ना तो मैं अपने पीगी को तुम दोनों को खिला दूंगा। मास्टर तो बड़े डेंजर निकले। युनफी के दोस्त वगैरह डूजी से कहने लग जाते हैं कि इसमें ना युनफी की कोई गलती नहीं, हम तो पहले दिन ही यहाँ पर आए हैं और इन लोगों ने ही ये फाइट शुरू की थी, तो जो भी सजा देना हो आपको इन दोनों को देना, लेकिन युनफी को कोई सजा मत देना। तभी वहां पर लेनतियान नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि तियानयू जो है ना उसका भाई है, और यहाँ पर आने के बाद वो तियानयू की जगह पर डूजी से माफी मांग रहा था कि मास्टर मेरे भाई को माफ कर दीजिए, वो ना सिर्फ मेरी वजह से फाइट कर रहा था। तो मास्टर कहते कि मुझे ठीक से बताओ कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा था, क्यों ये फाइट शुरू हुई तुम लोगों के बीच में। तो लेनतियान जो था ना वो कहने लग जाता है कि ये पंगा शुरू हुआ उसी सीक्रेट रैम की वजह से। जब सीक्रेट रैम में जाने की परमिशन युनफी को मिली है ना, इस वजह से मेरा भाई गुस्सा हो गया। तियानयू कहता है कि मेरा जो भाई लेनतियान है ना बचपन से ही थोड़ा सा कमजोर ही रहा है, और अगर उसको कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है ना तो उसको सीक्रेट रैम में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। वो इतनी मेहनत करता है लेकिन उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बल्कि एक आउटसाइडर जो कि युनफी है उसको बिना कुछ करे ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई। यही वजह थी कि मैं यहाँ पर युनफी को मारना चाहता हूँ, ताकि उसकी जगह जो उसको मिली है ना वो मेरे भाई को मिल जाए, इसलिए मैं युनफी को मार कर ही रहूंगा। तो डूजी कहते हैं कि तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये डिसीजन युनफी को वो सीक्रेट रैम के अंदर भेजने का एक अकेले बंदे का नहीं था, बल्कि पूरे सेक्टर ने मिलकर लिया था। अगर तुम यहाँ पर इस डिसीजन के खिलाफ जाते हो तो मतलब तुम अपने ही सेक्ट से बगावत कर रहे हो। लेनतियान अपने भाई से कहता है कि देखो बड़े भाई, मुझे वो जगह नहीं मिली ना तो ये मेरी ही गलती है, मैं खुद उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि वो जगह मैं हासिल कर पाया, इसलिए मेरे लिए तुम्हें कुछ और गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लेनतियान जो था वो युनफी से कहता है कि युनफी मुझे माफ कर देना और मेरे भाई को भी माफ कर देना, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि हमसे गलती हुई, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो युनफी कहता है कि कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद युनफी मास्टर के पास आता है और उनसे कहने लग जाता है कि मास्टर आपने ना मुझे सीक्रेट रैम के अंदर जाने की परमिशन दी थी, मुझे वो स्पॉट दिया था ना, मैं अब सबके सामने कह रहा हूँ कि मुझे वो स्पॉट नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहता हूँ मैं उस सीक्रेट रैम के अंदर। लेनतियान ने सही कहा कि जो ताकतवर है ना उसको ही ये जगह मिलनी चाहिए, और जिसको वो जगह मिलेगी उसको वो हासिल करके रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अब ना साबित करके दिखाना चाहता हूँ, जो वो जगह है ना 12 लोगों की, उसमें का एक स्पॉट मैं जीतूंगा। मुझे किसी के एहसान में वो स्पॉट नहीं चाहिए, मैं खुद के दम पर वो स्पॉट हासिल करके दिखाऊंगा, तब जाकर लोगों को यकीन होगा कि आखिर वो मुझे स्पॉट क्यों दिया गया था। वरना ऐसे आप कितने भी लोगों को समझा लेंगे ना, किसी को यकीन नहीं होने वाला है। लोगों को यही लगेगा कि मैं कोई लूजर हूँ, बस यहाँ पर मेहरबानी के चलते मुझे वो जगह मिल गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी इस पूरे सेक्ट के अंदर मुझसे चैलेंज करना चाहता है ना, मैं उसको चैलेंज देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर एक इंसान से लड़ने को तैयार हूँ, जो कुछ करना है वो कुछ करने को तैयार हूँ। मैं बस यहाँ पर साबित करके दिखाऊंगा कि मैं हकदार हूँ उस सीक्रेट रैम के अंदर जाने का। कोई एहसान नहीं किया गया मुझ पर।
तियान्यू और यिंग जो थे वो कहने लग जाते हैं डूजी से कि डूजी हमें बाहर निकालिए, अगर आपने हमें बाहर नहीं निकाला ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा हमें, आपने हमको बिना मतलब के कैद करके रखा हुआ है। तो डूजी जो थे ना वो कहते हैं कि ठीक है ये मैटर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, आज ही इस मैटर को खत्म करते हैं। अब इस चीज को लेकर किसी ने भी आइंदा फाइट की या कुछ भी मैटर क्रिएट करने की कोशिश की ना, मैं सीधा उसको लेके जाऊंगा एग्जीक्यूशन हॉल के अंदर और वहां जाकर उसको पनिशमेंट दिलाऊंगा। बेहतर होगा कि ये बात आइंदा से दोबारा वापस कंटिन्यू ना की जाए। तियान्यू के उसके दोस्त वगैरह उसके पास आते हैं और कहने लग जाते हैं कि देखो युनफी यहाँ पर अपना जलवा बिखेरने की कोशिश कर रहा है, वो क्या समझता है अपने आप को कि वो ऐसा करेगा तो सारे लोग उसकी तारीफ करेंगे, ये झूठा खाली तारीफ बटोरने के लिए ना अपनी वो जगह कुर्बान किया है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन डूजी यहाँ पर युनफी से कहते हैं कि युनफी तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें गलत जज किया था, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा अच्छे निकलोगे, लेकिन आज जो तुमने फैसला किया है ना उस फैसले ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी हूँ कि मेरी वजह से जो मैंने तुम्हें 12 में से एक स्पॉट दी थी ना उस वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी, और उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारा मैटर खत्म हो गया होगा। तो युनफी कहता है कि नहीं नहीं आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपने किया वो सही था, लेकिन अब मुझे ये लगता है ना कि ये जो जगह है जहाँ पर अभी मेटल पीक के अंदर मैं मौजूद हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो लिनथियान जो था ना वो यहाँ पर कहना चाहता है युनफी और डूजी से कि हमारे पास एक थोड़ा पुराना घर है ना जो कि थोड़ा सा दूर है और वहां पर जल्दी कोई जाता नहीं है, तो क्यों ना हम युनफी को वो जगह दे दें, वो आराम से वहां पर अपनी कल्टीवेशन कर पाएगा और कोई उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और उसको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि वो घर बहुत अच्छा है, हम में से सब लोग उसको लेना चाहते हैं, लेकिन किसी खास बंदे के लिए छोड़कर रखा गया था, वो खास बंदा हमारे लिए युनफी ही बनकर आया। उम्मीद है कि युनफी ये चीज को कंसिडर करेगा और वो यहाँ से जाने का फैसला निकाल देगा अपने मन से। तो ये सुनकर युनफी भी हैरान रह जाता है कि अब वो क्या कहे। तो डूजी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर युनफी को पसंद है तो वो उस जगह पर रह सकता है, वैसे मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं सोया हुआ था, तुम्हारे झगड़े की वजह से मुझे उठना पड़ गया, अब मैं जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग वापस से झगड़ा नहीं करोगे। वो युनफी से कहते हैं कि युनफी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस मुझे आवाज लगा देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिक्र मत करना, मैं बस यहीं पर हूँ। लिनथियान तो यहाँ पर अच्छा बंदा था, वो युनफी को अच्छे दोस्त की तरह मान रहा था, लेकिन उसका बड़ा भाई तियान्यू तो अभी भी युनफी से कह रहा था कि युनफी बच कर रहना, अपना मैटर खत्म नहीं हुआ है, मैं आऊंगा तेरे पास उससे बदला जरूर लेने के लिए। तियान्यू के साथ तो उसके पूरे के पूरे मेटल पीक वाले बंदे थे, तो सारे के सारे मेटल पीक के बंदे एक तरफ हो चुके थे यानी कि युनफी के खिलाफ, लेकिन लिनथियान जो था वो युनफी के साथ होता है, वही थोड़ा समझदार बंदा लग रहा था यहाँ पर और उसने सिचुएशन को हैंडल भी किया। वहीं पर हम वहां पर उस फॉक्स को भी देखते हैं जिसको कुछ टाइम पहले युनफी ने बचाया भी था, वो अभी तक के ना युनफी का पीछे ही कर रही होती है, वो कहने लग जाती है कि ये वही बंदा है ना जिसने कुछ टाइम पहले मुझे बचाया था, इसके पास तो बड़ी मिस्टीरियस सोल पावर है, मैं यहाँ से इसको सेंस कर पा रही हूँ। ये फॉक्स तो बोलती है वो भी इंसानों की तरह, वो कहती है कि मुझे तो इसका पीछा करना पड़ेगा ताकि मैं और अच्छे से जान सकूं कि असल में इसकी सोल पावर है कितनी कमाल की। लिनथियान युनफी को उसी कॉटेज के पास लेकर आता है जो कि मेटल पीक के थोड़ा सा किनारे पे बना हुआ है। वो युनफी से कहता है कि ब्रदर युनफी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं पर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन पहले जो मैटर हुआ था ना उसको तुम भुला दोगे और उसके लिए मुझे माफ कर दोगे। वो यहाँ पर कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी देता है युनफी उसके दोस्तों को कि तुम इसको लो और इसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दो, ये तुम्हारे काम आएंगे खुद को रिकवर करने में। जुई को तो वहाँ पर तालाब के अंदर ढेर सारी मछलियां नजर आती है, तो वो कहने लग जाती है कि लगता है कि आज तो यहाँ पर मछली का सूप बनाना पड़ेगा, मजा आएगा रात को, आज के डिनर का बंदोबस्त तो इधर ही हो गया। जुई यहाँ पर लिनथियान से कहती है कि लिनथियान तुम मेरी हेल्प करोगे ये मछलियां पकड़ने में, अगर तुम हेल्प करोगे ना तो मैं तुम्हें भी खाना खिलाऊंगी, डिनर बनाऊंगी ना तो तुम्हें भी पार्टी में इन्वाइट किया जाएगा। तो ये सुनकर वो जो लिनथियान था वो खुश हो जाता और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए सारी मछलियां पकड़ देता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है और जितनी भी मछलियां थी ना उनको एक बार के अंदर मार कर वो बाहर निकाल चुका था और उनको बास्केट के अंदर डालकर दे देता है कि लो तुम्हारे पकाने का बंदोबस्त तो हो गया। युनफी जब यहाँ पर लिनथियान की पावर देखता है ना तो वो कहता है कि मानता हूँ कि इस लिनथियान की ना कल्टीवेशन स्पीड है और जो कल्टीवेशन पावर है ना वो कम है, लेकिन इसका कंट्रोल, इसके जितनी भी पावर है इसके पास उस पर ना बहुत ज्यादा कमाल का है, ये किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है। युद्ध यहाँ पर उस मछलियों को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, वो उसको पकाने के लिए वहां से जा चुकी थी। तब तक के लिनथियान होता है वो युनफी से कहते हैं कि युनफी ब्रदर ठीक है मैं तुम्हें ना आसपास की थोड़ी जगह घुमा देता हूँ, इस इलाके का नजारा करा देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि कहाँ पर क्या चीजें रखी हुई है। तो युनफी भी उसके साथ जाने लग गया था और तब तक की वो जो फॉक्स होती है ना वो अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। घूम घाम के हो जाता है तो तब तक की शाम भी हो चुकी थी और यहाँ पर जुई ने अपना खाना भी पका कर रख दिया था जो कि वही मछलियां होती हैं जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा कमाल की थी। तो खुशबू सुनकर यहाँ पर युनफी कहते हैं कि अरे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जब जुई खाना पकाती है तो ऐसा लगता है कि जला हुआ खाना पकाई है वो बिना नमक का, इसमें से कमाल की खुशबू कैसे आ रही है। वो जुई से कहते हैं कि जुई क्या सच में तुमने इसको पकाया है? तो वो कहती है कि नहीं मतलब थोड़ा जामू ने पकाया, मैं उसकी हेल्प कर रही थी। तो युनफी कहता है तभी तो वही मैं सोचूं तुम्हारे पकाए हुए खाने के अंदर से खुशबू कैसे आने लग गई। तो ये सुनकर जुई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा पकाया हुआ खाना अच्छा नहीं रहता? मेरा पकाया हुआ खाना अभी आ रहा है, फिर उसको टेस्ट करके बताना कि उसमें से कितनी कमाल की खुशबू आती है। लिनथियान जैसे वो खाना टेस्ट करता है ना वो तो एकदम खुशी से
पागल हो चुका था। वो जामू से कहता है कि जामू यार कमाल का खाना पकाया, तुम तो ऐसा लगता है कि तुम मास्टर शेफ हो। मेरा तो दिल कर रहा है कि अब मैं डेली यहाँ पर आऊँ खाना पीना खाने के लिए, क्या तुम इसका बंदोबस्त कर दोगे? मैं हमेशा आया करूंगा यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्या कमाल का खाना पकाते हो तुम। पर बाकी लोग वो खाना खा पाते कि इससे पहले यिंग वहां पर आकर पहुंच जाती है और एक एक बार करते हुए ना सारा खाना ठूंसने लग गई थी। पूरा एक कटोरा भर के खाना रखा होता है, वो एक बार के अंदर से निगल ही जाती है। बाकी लोग मुंह देखते रह जाते हैं कि यार हमारी पार्टी तो ये लूट कर चली गई। उसके बाद भी यिंग कहती कि बचा हुआ खाना और नहीं है क्या, तुम सारा का खाना यहीं पे लाकर रख दिए थे, मुझे और भूख लगी है और चाहिए। यूनफी उससे कहता है कि तुम्हें और चाहिए क्या, हम लोग लाइन लगाकर बैठे हुए थे खाने के लिए, तुम हम सबका खाना खा गई और कह रही हो कि और चाहिए, अब खाना खत्म हो गया। तो यिंग कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देना है ना खाना, मैं खुद जाकर पका लेती हूँ और तुम सबके लिए पकाऊंगी। तो वो भी चली गई थी जुई के साथ खाना पकाने के लिए। ये दोनों खाना पकाने के लिए जा चुके थे। लिनथियन कहते कि जब जामू लड़का होकर इतना अच्छा खाना पका लेता है तो जुई तो कितना कमाल का पकाती होगी ना, उसके खाने में तो क्या टेस्ट होगा। लेकिन यूनफी और जामू दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उनको पता था कि वो जुई खाना तो नहीं पकाएगी लेकिन गैस जरूर उड़ा डालेगी। लिनथियन हैरान रह चुका था कि ये लोग भाग क्यों रहे, लेकिन तभी उसको समझ में आ जाता है कि ये लोग क्यों भाग रहे थे, क्योंकि किचन के अंदर से ना एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। खाना तो नहीं पका था लेकिन पक्का लग रहा था कि गैस का सिलेंडर ही फट गया होगा। पूरा किचन धुएं धुएं से भर जाता है। यूनफी को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो 4 कदम दूर आके ही खड़ा हो गया था कि चलो जान बच गई, वरना आज तो खेल खत्म था बिल्कुल। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना यहाँ पर यिंग और वो जुई दोनों पका हुआ खाना लेकर आते हैं। पका तो नहीं लग रहा था लेकिन जला हुआ जरूर लग रहा था, जिसके अंदर से धुआं बाहर निकल रहा होता है। तो इस चीज को देखकर यूनफी कहता है कि अरे मेरा ना थोड़ा सा पेट खराब हो गया, मुझे कुछ याद आया, मैं थोड़े टाइम के अंदर आता हूँ, तुम लोग खाओ ना, तुम लोग खाकर मजे करो, मैं आ जाऊंगा थोड़े टाइम के अंदर। तो जामू भी कहते कि अरे हाँ याद आया, खराब तो मेरा भी पेट हो गया और मुझे मास्टर से भी मिलना है, मैं भी जा रहा हूँ यूनफी के साथ, तुम सारे लोग मिलकर ये खाना खा लो, मजे करो तुम लोग। तो उन दोनों के जाने के बाद ना ये दोनों पकड़ लेते हैं बेचारे लिनथियन को। उससे कहते हैं कि आओ बैठो ना, हमारा खाना टेस्ट करके बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा और तुम जामू की तरह मेरी भी तारीफ करोगी, मैंने कितना अच्छा खाना पकाया। पर जैसे वो खाने का ढक्कन हटाता ना, सामने एक पिगी का मुंह रखा होता है जिसको पकाया भी नहीं गया था, उसके नाक के अंदर सब्जी गुजरी हुई थी, कान के अंदर मसाला डाला हुआ था और जैसा तैसा लाकर रख दिया गया था। बेचारा लिनथियन पागल हो जाता है कि भाई साहब ये खाना नहीं है, ये तो कोई हॉरर मूवी का सेट लग रहा है, यहाँ पर तो भूत आ जाएंगे, इस खाने को इंसान नहीं शैतान खाते होंगे। उधर यूनफी और जामू तो वहां से निकल चुके थे, कहते हैं कि चलो जान बची, हमें लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला, हम तो पहले ही भाग कर आ गए। बेचारा लिनथियन बुरा फंस गया, उसको तो वो लोग जबरदस्ती ठुसा देंगे वही खाना। जामू यूनफी से कहता है कि यूनफी तुम्हें नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए लिनथियन को देखने के लिए कि वो ठीक भी है या नहीं है। लेकिन यूनफी कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, 3 दिन तक के बाथरूम में रहेगा, सारा माल गिरा देगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, जो अभी उसने खाना खाया है उसकी वजह से। जामू यहाँ पर आगे कहने लग जाता है यूनफी से कि यूनफी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर रहना ज्यादा टाइम तक ठीक नहीं है, क्योंकि जहां पर भी जाएंगे हमें सिर्फ हमारे दुश्मनी नजर आएंगे, तो तुम्हें इसका कुछ सोल्यूशन पता है क्या? तो यूनफी कहता है कि सोल्यूशन और क्या हो सकता है, एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि इस तियानजुआन सेक्ट के अंदर ना बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, अगर सबसे मुकाबला करना है तो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा, तो हमें अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। तुम कल जाना और बीस्ट वगैरह का जो ब्लड एसेंस होगा ना उसको बाजार से खरीद कर लेकर आना, जितना मिलता है उतना, क्योंकि ब्लड बाथ जो था ना मैं उसको एक बार फिर से यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकूं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी किया था। तो कल सुबह ही हम ये काम करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम ये चैन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसका दिमाग खराब था यूनफी को लेकर। वो कहता है कि मैं जब तक यूनफी की जान ना ले लूं ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तभी उसके पास एक उसका बंदा आता है और कहने लग जाता है कि मैंने देखा है यूनफी बहुत सारे हर्ब्स वगैरह लेकर गया अपने कमरे के अंदर, मुझे लगता है ना कि वो अपना ब्रेक थ्रू करने की तैयारी में है। और ब्रेक थ्रू करना तो हम सबको पता है कि कितना क्रिटिकल मोमेंट होता है, अगर उसी मोमेंट के अंदर हम जाकर ना उसके साथ कुछ उंगली कर दे तो वो अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाएगा, हमारे पास चांस होगा उसकी जान लेने का। ये चैन ये कहता है कि सुनकर वाह क्या खबर लाए हो, चलो चलते हैं देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आज ही यूनफी का खेल खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके बाद वो जो हीचन था ना वो अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो अपनी एक एंशिएंट स्वॉर्ड को समन करने लग जाता है। अब वो था तो वाटर पीक के अंदर से, तो वाटर एलिमेंट की पावर से बनी हुई ना एक स्वॉर्ड वहां पर आ जाती है जो कि एक एंशिएंट स्वॉर्ड थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। हीचन के दोस्त वगैरह कहते कि देखो हमें यहाँ पर यूनफी को सबक सिखाना है ना, तो उसके लिए तो हम यहाँ पर हमारे पीक के सबसे कमाल के ट्रेजर को क्यों यूज कर रहे हैं, हमारा पीक ना इसी स्वॉर्ड के ऊपर तो टिका हुआ है, मुझे लगता है कि इसको यूज करना सही डिसीजन होगा। लेकिन यीचन कहता है कि नहीं हम इसी को यूज करेंगे, सबक ही सिखाना है यूनफी को ना, तो इसकी मदद से सिखाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मेरा सबक सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं सबक नहीं सिखाता हूँ बल्कि जान लेता हूँ, और यूनफी को मारना है तो ये स्वॉर्ड से बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं। दूसरी तरफ जामू जो होता है ना वो सारा का सारा ब्लड एसेंस वगैरह खरीद कर ला चुका था, जिसको लाने के लिए यूनफी ने उसको कहा था। तो जैसे वो सारा सामान लेकर
लेकर आया हुआ होता है ना, उसको दिखा देता है कि यूनफी ने तो पहले से ही अपना गर्म आग के अंदर नहाना शुरू कर दिया। अब ये ब्लड बाथ ले रहा था जो कि बिल्कुल एकदम गर्म पानी के अंदर, जो कि आग से दहकती हुई होगी, उसके अंदर नहाना पड़ता है, जिस पानी के अंदर हर्ब्स वगैरह भी होते हैं। मतलब कि यूनफी अपने आप को पका रहा था और काफी हद तक वो पक चुका होता है, बस अभी मसाला डालना यानी कि हर्ब्स डालना उसमें बाकी था। जामू के तो पसीने छूटने लग जाते कि बाप रे, ये कितना खतरनाक प्रोसेस है, इसमें तो अच्छे भले खासे इंसान की जान चली जाए, वो तो बारबेक्यू बन जाएगा। वो यूनफी से कहता है कि यूनफी तू ठीक तो है ना, तू आवाज लगाते रहना, मुझे पता चलेगा कि तू जिंदा है, वरना पता चला कि तू अंदर से पकता रह गया और बाहर हमने लगने लग गया कि तू अभी तक कल्टीवेशन ही कर रहा होगा। तो यूनफी कहता है कि बकवास बातें बंद कर और जो मैंने तुझे एसेंस लाने के लिए कहा था ना, वो इस पानी के अंदर डाल दे और बस बाहर जाना और देखना कि यहाँ पर कोई आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट होता है। अगर इसमें मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया ना, तो फिर तो मैं गया, मेरी एक सेकंड के अंदर जान चली जाएगी अगर कुछ भी गड़बड़ होती है इस प्रोसेस के दौरान। तो ये देखकर यहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी घबरा चुके थे। वो तुरंत यहाँ पर पानी के अंदर उस एसेंस को डाल देते हैं और वो वहां से भाग चुके थे ताकि यूनफी को प्रोटेक्ट कर सके और उसको गार्ड कर सके। तो जैसे ही एसेंस गया था ना पानी के अंदर, वो पानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। यूनफी उसी पावर का यूज करते हुए अपनी कल्टिवेशन कर रहा था, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसको इतनी तकलीफ हो रही होती है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, मानो उसका शरीर यहाँ पर फट जाएगा, ऐसी तकलीफ हो रही थी उसको। वो कहता है कि जानता हूँ लड़के लोग रोते नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है ना कि आंख से आंसू निकलने वाला है। उसको वो तकलीफ यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके ना यहाँ पर वो उस प्रोसेस को करता जा रहा होता है। उसको पता था कि ये प्रोसेस कर ले तो वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा, जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके दोस्त वगैरह जो थे ना, वो बाहर से उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। वो कहते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें यहाँ पर यूनफी को प्रोटेक्ट करना है, हम उसको प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे, कोई भी यहाँ पर आ जाए उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तभी उनको नजर आता है कि वहां पर वो फॉक्स आ चुकी है जो काफी टाइम से यूनफी के ऊपर नजर रखी हुई थी और उसने मुंह में खाना दबाया होता है। जोई कहती है कि ये तो खाना मैंने रात के लिए बचा कर रखा था कि मैं रात को खाकर इसको सोऊंगी, लेकिन ये खाना तो अब ये फॉक्स लेकर भाग गई, आज रात को लगता है कि भूखा ही सोना पड़ेगा। वो दोनों के दोनों यहाँ पर उस फॉक्स का ही पीछा करते हुए भाग चुके थे। यहाँ उनको जिम्मेदारी मिली थी यूनफी को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन ये बेवकूफ कहीं के फॉक्स के पीछे ही भाग गए। तो वहीं यूनफी जो होता है ना, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अचानक में अजीब सा डिमोनिक ऑरा क्यों सेंस होने लग गया, ऐसा लग रहा है कि कोई डिमोनिक पावर आसपास भटक रही है। ये पावर असल में आ किस चीज से रही है, मुझे इसका पता लगाना होगा। तो वहीं जोई और जामू जो होते हैं ना, वो यहाँ पर उस फॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। काफी मुश्किल होती है, लेकिन आखिरकार वो उस फॉक्स को पकड़ चुके थे। पर जैसे ही उस फॉक्स को पकड़ते हैं ना, हम देख पाते हैं कि वही जो डीमन टावर है ना तियानजुआन साइट के अंदर, जहाँ पर डीमन वगैरह को कैद करके रखा जाता है, वहां पर कोई स्पिरिट है जो कहती है कि ये क्या हुआ, किसने यहाँ पर मेरे सेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कि उस फॉक्स के अंदर, उसी टावर के अंदर से किसी डीमन का ना एसेंस मौजूद था और यही वजह थी कि जब फॉक्स यहाँ पर घूम रही थी ना, तो यूनफी को डिमोनिक ऑरा सेंस हुआ। पर अब जब यहाँ पर जोई और जामू ने उस फॉक्स को पकड़ लिया होता है, तो उसके अंदर से वो डिमोनिक ऑरा बाहर निकल चुका था। तभी वो जो डीमन था टावर के अंदर, उसको गुस्सा आया कि किसने मेरे सेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डीमन एक बार फिर से उस फॉक्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो जो फॉक्स थी ना अब और ज्यादा भड़क जाती है। अब वो जोई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की, और तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जोई से कहती है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है लिटिल फॉक्स, हम है ना यहाँ पर, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, हमारे साथ रहो, हमसे झगड़ा मत करो। देखो हम लोग यहाँ पर तुम्हें कितने प्यार से खेलने के लिए आए हुए हैं। वो लोग यहाँ पर उसको वो खाना भी देते हैं जो कि वो फॉक्स लेकर भाग रही थी, ताकि वो फॉक्स ना उनके ऊपर भरोसा करने लग जाए और वो उनके ऊपर कुछ भी ना करे। ये तो यहाँ पर इस चीज में बिजी हो चुके थे तब तक कि ये चैन जो होता है ना, वो तुरंत ही अपना दोस्तों के साथ आ चुका था इसी मेटल पीक के पास, ताकि वो यूनफी के ऊपर सरप्राइज अटैक देकर मार सके, जिस वजह से वो यूनफी की जान ले लेगा। वो कहता है कि आज ही का वो दिन है जब मैं यूनफी को मारूंगा, मुझे उसको मारकर कितना सुकून मिलेगा इसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। वो तुरंत वहां पर आता है और यूनफी से कहने लग जाता है कि यूनफी बहुत हो गया, छुप कर रहना, बाहर निकल कर आ जा, क्योंकि मैं तेरी मौत बनकर पहुंच चुका हूँ। जामू और जोई तुरंत यहाँ पर देखते हैं जैसे ही उस ये चैन को, वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, हम तुम्हें अंदर जाने देंगे नहीं, क्योंकि यूनफी अंदर है और हमें जिम्मेदारी मिली है उसको प्रोटेक्ट करने की। तो यहाँ पर ये चैन कहता है कि तुम मुझे रोकोगे, तुम्हारी औकात भी है क्या ये करने की, मैं यूनफी को यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, अगर साथ में 2-4 और को मारना पड़े ना, मैं कोई भी जरा सा कतराऊंगा नहीं, इसलिए अपनी गंदी शक्ल साइड करो, मुझे यूनफी से जाकर मिलना है। तो ये सुनकर वो दोनों कहने लग जाते हैं कि गंदी शक्ल किसको बोला बे, तू गंदा, तेरा खानदान गंदा, तेरा पूरा परिवार गंदा, सब गंदी शक्ल वाले हैं। तो ये चैन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे और मेरे खानदान को गंदा बोला, एक बार फिर से बोलकर तो दिखा ना, यहीं पर काट डालूंगा तुम लोगों को। तो जामू कहता है कि क्या सुनना चाहता है, ये सुनना चाहता ना, तो सुन वापस से, तू गंदा, तेरा सारा खानदान गंदा, सब गंदी शक्ल वाला है, और कुछ सुनेगा क्या, या फिर एक बार फिर से बोलकर दिखाऊं। ये चैन के दिमाग में आग लग चुकी थी। वो अपने दोस्तों से कहता है कि जाओ और मार डालो इन दोनों को, जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है ना, तो उतनी ही तेजी से इनको काट डालना। तो अब ये लोग जा चुके थे उन्हें दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। वहां पर बहुत सारे ये चैन के दोस्त थे जो जामू और जोई के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए सभी बदमाशों
के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं ताकि यूनफी को प्रोटेक्ट किया जा सके और इनको अंदर जाने ना दिया जा सके। लेकिन वो लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और जामो और यूई के लिए इन अटैक को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। थोड़े टाइम के अंदर ही उनकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग कहने लग जाते हैं उन दोनों से कि बड़े आए थे हमारा रास्ता रोकने वाले, देख लिया तुम लोगों की औकात, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी कमरे के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है। तो ये चन कहता है कि लगता है कि बस अब टाइम आ चुका है यूनफी के ब्रेक थ्रू करने का और यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है। तो इसी मौके को मुझे हाथ से जाने नहीं देना है। अब मरेगा यूनफी, अभी मैं जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। वो तुरंत ही अपनी जो स्वॉर्ड जिसको वो यहाँ पर लेकर आया था उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसको यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए वो अटैक देकर मार देता है यूनफी की तरफ ताकि वो अटैक यूनफी को जाकर लग जाए। यूनफी अपनी पावर का यूज करते हुए, अपने ऑरा का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अटैक उसके करीब तक आ चुके थे। वो कहता है कि जामो और जुई क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट करो मुझे, मैंने कहा ना ये प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। यूनफी को खून की उल्टियां होने लग गई थी, उसकी हालत खराब होने लग जाती है। जामो और यूई जो थे ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो कोशिश करते हैं अंदर जाने की, लेकिन कितनी भी कोशिश के बावजूद भी वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। वो घबरा चुके थे कि अब क्या होगा। तब तक के वो जो ये था ना वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक और खतरनाक वाला अटैक तैयार कर चुका था। वो अटैक सीधा देकर मारने की कोशिश करता है यूनफी के ऊपर। वो अटैक इतना खतरनाक था कि एक बार के अंदर पूरा का पूरा घर ही टूट जाए जिसके अंदर यूनफी कल्टीवेशन कर रहा है। लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या सच में ये अटैक यूनफी को जाकर लग जाएगा, क्या इस अटैक से यूनफी की जान चली जाएगी, या वो ब्रेक थ्रू करेगा और एक कमाल की एंट्री मारते हुए बाहर निकल कर आके सबकी वाट लगा देगा। ये तो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।